सर्वप्रथम आप सभी को शुभ संध्या। कक्षा की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। प्रीवियस 2 डेज से मैं काफी अधिक व्यस्त चल रहा था। 2 दिन से ही नहीं बल्कि एक सप्ताह से सभी लाइव मोड में आ जाएं, तस्वीरों में रहें। व्यस्तता के कारण हम क्लास ले नहीं पाए थे, अन्यथा अभी यह हिमालय के खंड से हम काफी आगे बढ़ चुके होते और मैदान के खंड में हम चल रहे होते। इसी कड़ी में पार्टनरशिप का एक सेट मैंने आप सभी को भेज दिया था, जिसका फॉर्मूला भी बता दिए थे, CT=P। वो सबको याद होगा, उसको बनाते रहिएगा। कई अभ्यर्थी हैं, कुछ लोग हैं जो मैसेज करते रहते हैं कि सर आज ये पूजा है, आज फला काम से व्यस्त हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कोई ऐसा अभ्यर्थी है जिसको ये लगता हो कि यहाँ अटेंडेंस बनाने भर से सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे ऐसे अभ्यर्थी दिखे हैं, तो वो आज भी नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पूजा पाठ उसके लिए होता है जो व्यक्ति सफल है। ठीक है, कितने लोग इस बात से सहमत हैं? पूजा पाठ केवल सफल लोगों की चीजें हैं, है ना। कई अभ्यर्थी छुट्टी पर, मैं तो कभी क्लास रद्द भी नहीं करता, क्योंकि अभी 3 दिन से ऐसे काम में लगा दिया था कि पूरे जिले स्तर का एक प्रभार प्लस निर्वाचन आयोग का कार्य, रात के लगभग 10-10 बजे छुट्टियां, 3-3 बजे 4-4 बजे रात में जाके सो रहे हैं। अभी ये स्थिति बनी हुई है। अभी आज से जाके थोड़ा मुक्त हुआ हूं। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो जो पूजा पाठ उपवास वगैरह में छुट्टी ले रहे हैं। आगे चलते हैं। किसी को छुट्टी अभी नहीं लेना चाहिए, वैकेंसी ही वैकेंसी सब तरफ है। तैयारी का भी अच्छा परिणाम आ सकता है। हम मुख्य बातों में आते हैं। मैंने आपसे पिछले क्लास में कहा था कि हम हिमालय को पढ़ेंगे। एक बात फिर से वेरी क्लियर मैं आप सभी को बता दूं कि हिमालय और ट्रांस हिमालय अलग अलग चीजें हैं। पिछले क्लास में आप सभी को मैंने बताया था कि जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण हिमालय से पूर्व हुआ है, इसको नहीं भूलना है। सबसे पहले बना था। हिमालय का निर्माण टेथिस सागर की परिणति के बाद हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो ट्रांस हिमालय है उसकी एवरेज हाइट उतनी नहीं है जितनी हिमालय की हाइट है। और हिमालय को वलित पर्वत इसलिए कहा जाता है कि हिमालय में जगह जगह पर बड़े बड़े मोर हैं, एकदम मोरदार पर्वत है। आप यदि हिमालय की यात्रा नेपाल से करेंगे, मैं तो जा भी चुका हूं एक बार, तो आप देखेंगे कि कहीं भी स्ट्रेट नहीं है, बिल्कुल क्या है, यू के शेप में है, फिर से एस के शेप में बन गया, इस तरह से बिल्कुल घुमावदार है। और इसके हिसाब से देखा जाए तो हिमालय नवीनतम वलित पर्वत है। वलित पर्वत उसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, वलय होता है। इसको ध्यान रखना है। आप सभी को मैंने एक सेट कल भेज दिया था, कितने लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया? वो हाथ खड़े करें एक बार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबने लिख लिया होगा। वेरी गुड, ठीक है। क्लास नहीं ले पाए थे तो मैंने कुछ चीजें भेज दी थी। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। पहले 8848 मीटर थी, लेकिन अब इसकी हाइट 2 मीटर बढ़ चुकी है, 8850 मीटर हो चुकी है। पहाड़ों की हाइट बढ़ती भी है, पहाड़ों की हाइट घटती भी है। तो दोनों तथ्यों को ध्यान रखना। यदि अपडेट कोई आगे चल के आ जाए कि 8852 हो गया तो उसको भी ध्यान रखना है। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। इस तथ्य को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जहां पर आज का हिमालय है वहां का भी टेथिस सागर बहा करता था। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए उल्लेखनीय है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में, तो हिमालय की उत्पत्ति के 2 सिद्धांत हैं। एक तो है प्लेट टेक्टोनिक। आप सभी ने पढ़ा होगा कि दुनिया 7 प्रकार के टेक्टोनिक प्लेट से बनी है। और वो प्लेटें क्या है, जिस धरती पर हम खड़े हैं वो एक प्लेट है जो तरल पर तैर रहा है। और जब तैरता है प्लेट तो कई बार 2 प्लेटों में टकराव हो जाता है। इतने विशाल विशाल प्लेट हैं कि कंपन आ जाता है, जिसको हम भूकंप के नाम से जानते हैं। मापते हैं सिस्मोग्राफ से, ठीक है। और जिस मीटर पर मापते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 सिद्धांत हिमालय के संबंध में है। एक तो है टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत और दूसरा है जियोसिंक्लाइन। अब इसको समझिए। इसके फाउंडर हैं मॉर्गन, टेक्टोनिक के, जिन्होंने कहा था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरियन जो प्लेट है इसके टकराने से हिमालय बना है। कैसे बना है? जैसे मान लीजिए हम 3 कूट ले लेते हैं। कूट समझते हैं, जो कागज का कूट होता है। और 2-3 कूट को क्या करें, टकरा दें एक दूसरे से, तो सब ऐसे खड़ा हो जाएगा। जैसे 2 कूट इस तरफ से आ रहे हो तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। वो खड़ा जो हो गया वो पर्वत है। समझिए कि चट्टान के 3 बड़े बड़े भूखंड आपस में टकरा गए, तो जैसे ही वो हाइट पकड़ लिया तो पहाड़ बन गया। इस सिद्धांत को मॉर्गन ने दिया था।
और एक सिद्धांत मैंने बताया था, जियोसिंक्लाइन का सिद्धांत, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पर काम करता है। और ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड वैगनर ने इस सिद्धांत को दिया था। इसमें कहा जाता है कि अवसाद के जमने से पहाड़ बन जाता है, हिमालय की उत्पत्ति जैसे हो गई। तो अवसादों के जमने से यदि बात कही जाए तो क्या है, सिंक्लाइन है, ये जमते जमते बन गया। लेकिन जो टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत है वो सर्वमान्य सिद्धांत है यहाँ पर, कि प्लेट के टक्कर से हिमालय बना है। और यही कारण है कि वो प्लेट ज्यो ज्यो आज टकरा रहा है ज्यादा, तो हिमालय की हाइट बढ़ती जा रही है, 48 से 50 हो गई। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी का जो सबसे आरंभिक रूप है उसको ध्यान रखना है, पेंजिया कहलाता है। और जो कार्बोनिफेरस युग में दो भाग में बट गया, एक पार्ट है अंगारा लैंड, दूसरा पार्ट है गोंडवाना लैंड। पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कि गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा हो कोयला के लिए मशहूर है। गोंडवाना लैंड जब भी पूछेगा तो आपके जहन में कोयला शब्द जरूर आना चाहिए, कोयला पाया जाता है उसमें। अरावली के बारे में एक पॉइंट मैंने बताया था कल, यह सबसे पुराना वलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है, फोल्डेड माउंटेन है। अंगारा लैंड के भी दो प्लेट हैं, यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। तो इस दोनों तथ्य को भी संज्ञान में रखना है। गोंडवाना लैंड के 4 प्लेट हैं, साउथ अमेरिकन, एक है अफ्रीकन प्लेट, वो भी गोंडवाना का ही हिस्सा है। एक प्लेट उसमें है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और दूसरा है अंटार्कटिका का प्लेट। इस सब को ध्यान में रखना है। टेक्टोनिक प्लेट के 7 खंड हैं और हिमालय को भी 2 पार्ट्स में बांट के देखते हैं, एक तो ऊपर वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल में आपने पढ़ा था, कई पार्ट्स पढ़े हिमालय के। ट्रांस के रिगार्डिंग आपने देखा होगा कि आपने कश्मीर हिमालय को देखा था, आपने उत्तरांचल हिमालय को देखा था, आपने अरुणाचल प्रदेश के साइड के हिमालय को देखा था, डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी को पढ़ा था। लेकिन जब हम हिमालय के विस्तार को देखते हैं महान हिमालय में, तो उसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? तो एक तो महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय। ध्यान रखिएगा, महान की जो औसत हाइट होती है वो तकरीबन 6000 मीटर के आसपास है, एवरेज हाइट, बहुत ऊंचा है। इसी में है माउंट एवरेस्ट। उसके बाद मध्य हिमालय की कितनी है? 4000 मीटर है। और शिवालिक की है 1000 से लेकर 1500 मीटर के आसपास, जिसको हिमालय का चरण भी कहा जाता है, तराई का क्षेत्र भी कहते हैं। द्वार के बारे में पढ़ाए थे, ठीक है? द्वार क्या होता है, कौन बताएंगे? कोई तो बताए, द्वार किसको बोलते हैं? ठीक है, द्वाब नहीं, द्वार। कोई बता सकता है कि द्वार किसको बोलते हैं? पिछले क्लास में द्वार बताए थे क्या होता है। आवाज आप सभी तक जा रही है? एक बार चेक कर लीजिए दोबारा, जा रही होगी शायद। हम मुख्य बातों पर आते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि द्वार किसको बोलते हैं। लिखवाए थे कि हिमालय के मध्य भाग में जो स्थलाकृति है, जहां खेती होती है, उसको द्वार कहते हैं। इसी में पढ़ा दिए थे झूम खेती, ठीक है, याद होगा, जिसमें क्या करते हैं झूम खेती में, बस जंगलों में आग लगाते हैं पहले, और जंगल का सफाया करके वहां पर सालों साल खेती करते हैं। और जब भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस एरिया को छोड़कर फिर दूसरे एरिया के जंगल को काटते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसका अंग्रेजी क्या नाम है, कौन बता सकते हैं? वेरी गुड, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो हिमालय को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, एक तो है हॉरिजेंटल और दूसरा है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, हॉरिजेंटल मतलब प्लेन, हाइट के हिसाब से और लंबाई के हिसाब से। वर्टिकल में नदियों को पढ़ते हैं, ज्यादा हाइट से कौन सी नदी निकलती है, कम हाइट से कौन सी नदी निकलती है, किस हाइट के बाद नदी नहीं निकलती है। बर्फ के लिए बता दिए थे कि 4500 से 6000 मीटर का जो हाइट है वो क्या है, हिम रेखा है। ये हम अन्य बातों में पढ़ चुके थे ऑलरेडी।
इसको ध्यान रखिएगा। महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसिन काल में हुआ था, और इस कड़ी में यह भी ध्यान रखने योग्य है कि इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे महान चोटी इसी हिमालय में पाई जाती है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, इसको भी ध्यान रखना है। और यह भी ध्यान रखना है कि मकालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। मकालू की एवरेज हाइट 8481 मीटर है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दो बातें ट्रांस में लिखवा दिए थे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्ट्रेलिया K2 भारत की में 8611 मीटर। अब भारत में जब पूछेगा तो कंचनजंगा 8598 मीटर, सिक्किम। इस तथ्य को बिल्कुल अलग अलग याद रखेंगे। इसके बाद यह भी ध्यान रखिएगा कि सबसे अधिक हाइट किसकी है, महान हिमालय की है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक वनस्पति जो पाई जाएगी उसी क्षेत्र में पाई जाएगी। मैंने एक लकड़ी की भी चर्चा की थी, कौन बता सकते हैं कौन सी लकड़ी की चर्चा की थी मैंने? ऑर्किड की चर्चा की थी, वेरी गुड। तो ऑर्किड को भी हिमालय की सीरीज में ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब इसके बाद ग्लेशियर की बात करते हैं। गोमुख, मिलाव और यमुनेत्री। गोमुख से क्या निकलती है? गंगा निकलती है। मिलाव से निकलती है शारदा, और यमुनेत्री से निकलती है यमुना। गंगा और यमुना भारत की मुख्य नदियां हैं। गंगा 4 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। 2510 किलोमीटर गंगा की लंबाई मानी जाती है, इसको याद रखिएगा। महान हिमालय में ऑर्कियन चट्टान भी पाया जाता है। ऑर्कियन का युग सोना के लिए प्रसिद्ध है, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। इस सब को ध्यान रख लेंगे। मैंने इसी कड़ी में जेमू ग्लेशियर की चर्चा की, जो सिक्किम में है, और यहां से तीस्ता नदी निकलती है। मैंने इस कड़ी में यह भी बताया था कि ब्रह्मपुत्र को भारत का शोक कहा जाता है, और सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, मानस, कामेन, तीस्ता, जिया भरेली और पगलादिया, यह सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, इसको नहीं भूल सकते हैं। अराकोन योमा पर्वत श्रेणी कहां पर है, कौन बताएंगे? म्यांमार में है। हिमालय का जो बढ़ा हुआ किनारा पहुंच गया म्यांमार तक, उसका नाम अराकोन योमा है, इसको ध्यान रखना चाहिए। हाईएस्ट पिक्स की बात करेंगे तो माउंट K2 और कंचनजंगा हाईएस्ट पिक्स हैं। नंदा देवी को याद रखिएगा, उत्तराखंड में। आते हैं मध्य हिमालय के एक्सप्लेनेशन में। मध्य हिमालय की जो औसत हाइट है वह 4000 मीटर के आसपास है, और मैंने आप सभी को बताया भी था इस कड़ी में मध्य हिमालय में कि जितने हिल स्टेशन हैं, कुल्लू, मनाली, मंसूरी, दार्जिलिंग, शिमला, नीलगिरी को छोड़कर जितने हिल स्टेशन आप जानते हैं वो सब के सब मध्य हिमालय में पाए जाते हैं, क्योंकि हाइट कम है और उस हाइट पर इतना ठंडा है कि बर्दाश्त किया जा सकता है। जैसे गर्मी में दिल्ली का तापमान यदि 50 या 48 के आसपास हो, तो वहां का तापमान 20 के आसपास होगा, तो लोग घूमने जा सकते हैं। तो डेफिनेटली वो जगह क्या है, टूरिज्म के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय है। इस कड़ी में कई रेंज हैं, जैसे पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, धौलाधर हिमाचल और उत्तराखंड। एक रेंज है नागा टिब्बा उत्तराखंड, महाभारत श्रेणी नेपाल, और पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश। ये सब के सब मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे जो बड़ी समस्या है वो डिफोरेस्टेशन की समस्या है, निर्जंगलीकरण की समस्या है मध्य हिमालय में। इसको ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, जंगल काट देते हैं, लोग खेती कर लेते हैं उसमें, फिर दूसरे इलाके का जंगल काट देते हैं, तो ये एक बड़ा समस्या के रूप में सामने आता है। लाइमस्टोन, क्वार्ज और सैंडस्टोन ये मध्य हिमालय में मिलता है, इसको भी थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। पर्यटन की बात मैंने बता ही दी कि नैनीताल, धर्मशाला, रानीखेत, मसूरी, दार्जिलिंग, शिमला जो भी है वो सब इसी में आ जाएगा। मध्य हिमालय में जम्मू कश्मीर के मैदानी भाग को मर्ग कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, तो गुलमर्ग का क्या मतलब है? एक मैदानी क्षेत्र है, क्योंकि है तो बहुत सुंदर क्षेत्र, इतना बढ़िया है कि जम्मू कश्मीर की तुलना भारत के स्वर्ग से की जाती है। विश्व में स्विट्जरलैंड से जम्मू कश्मीर की तुलना की जाती है। आतंकवादी वारदात को यदि छोड़ दिया जाए तो उससे बढ़िया कोई जगह देश में नहीं है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। उत्तराखंड में घास के इसी मैदान को बुग्याल कहते हैं उत्तराखंड में, और जम्मू कश्मीर में घास के इसी मैदान को मर्ग कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जितना भी ताल है, जैसे नैनीताल, राक्षस ताल, ये सब सभी के सभी ताल उत्तराखंड में आपको मिलेंगे। अधिकांशतः 95% ताल उत्तराखंड में मिलेंगे, इसको ध्यान रखना है। अब आते हैं शिवालिक हिमालय की चर्चा करते हैं। हिमालय का जो सबसे निचला हिस्सा है 1000 से लेकर 1500 मीटर हाइट पर, उसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। इसे हिमालय का चरण भी कहते हैं। 2000 मीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट मान सकते हैं।
इसको में ध्यान रखिएगा। इसमें पश्चिमी घाट के का जो द्वार है, हरिद्वार, उसके आसपास कई दून मिलेंगे, जैसे देहरादून। ठीक है, तो दून शब्द जो है, दून शब्द का मतलब ये घाटी। तो ये घाटियां कहां मिलती हैं? ये घाटियां मिलती है शिवालिक हिमालय में। इसको नेपाल के क्षेत्र में तराई भी कहते हैं। इसको ध्यान रखना है। इसका निर्माण पैलियोसिन काल में हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। और हिमालय का यह सबसे युवा क्षेत्र है, सबसे हाल में बना है। और यह क्षेत्र बना कैसे है? तो जो ऊपर से नदियां गिर रही हैं, अपने साथ जो मलबा उठाकर लाती है, इसको अवसाद कहते हैं। उन अवसादों और पत्थरों के जमने से बना है शिवालिक हिमालय। इसको ध्यान रखिएगा, निर्माण को ध्यान रखना है। इसका विस्तार पुतवार बेसिन पाकिस्तान तक है। अरुणाचल में डाफला मीरी मिशमी आबोर के नाम से इसको जानते हैं, चर्चा हम कर चुके थे। और इसी कड़ी में नेपाल में इसे मुड़िया और चूड़िया के नाम से भी जानते हैं। इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 6,000 5,000 मीटर के हाइट से जो पानी गिरते हुए आता है, ये तो सबसे निचला हिस्से में पड़ता है। तो यहां पर आकर पानी जम जाता है। और जब पानी जम जाता है तो जल भराव के कारण यहां मलेरिया जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो जो पहाड़ के तराई क्षेत्र में लोग होते हैं, उनके लिए सरकार को विशेष अभियान चलाना पड़ता है। इतनी बातों को यदि आप पिछली क्लास में समझ गए, तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी स्थिति में हैं। ये मैंने आपको भेज दिया था। एक बार मैं दोबारा से शॉर्टकट में दोहरा दूं, क्या क्या याद रखना है। 6,000 मीटर, 4,000 मीटर, 1,000 से 2,000 या 1,500 मीटर, सागर माथा, K2, गॉडविन ऑस्टिन, इस सब को ध्यान रखिएगा। धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत को ध्यान रखिएगा। सारे हिल स्टेशन को मध्य में ध्यान रखेंगे। इस कड़ी में ध्यान रखेंगे कि ओलिगोसिन काल को याद रखिएगा, मायोसिन काल और पैलियोसिन काल को ध्यान रखेंगे। तीनों काल आपके लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मपुत्र की सहायक को याद रखेंगे। सुवर्णश्री, धनश्री, लोहित, मानस, कामेन, जो भी बताए हैं सबको ध्यान रखेंगे। तो इसी सब से क्वेश्चन आ जाता है। यहां आगे चलेंगे हम। आज की चर्चा का जो केंद्र बिंदु है वह है मैदान का क्षेत्र। तो हेडिंग में लिखिए कॉपी में, मैदान का क्षेत्र, प्लेन। यहां से बात करेंगे आज। मैदान का क्षेत्र। जब हम इतिहास में सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ रहे थे, तो आपने देखा एक चीज कि चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, जो दजला और फरात नदी के किनारे बसी थी, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वैदिक संस्कृति हो, आदिकाल से सभ्यताएं नदी के किनारे ही बसी। और आज भी दुनिया में चाहे लंदन का शहर हो, किसके किनारे है लंदन? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और दिल्ली किसके किनारे है भारत में? यमुना के किनारे है, याद रखिएगा। यही यमुना दिल्ली से बहते हुए आगरा होते हुए निकल जाती है। तो जितने भी आपको बड़े विकसित स्थापित शहर मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं नदियों के किनारे है। उसका एकमात्र कारण है, एक तो जल प्रबंधन, जल मिल जाता है, खेती के लिए पानी मिल जाता है। और जहां पर पानी होगा वहां पर वन भी हो सकता है, कृषि हो सकती है, और मैदान तो होगा ही होगा। तो इन सब के कारण वहां पर जीवन यापन काफी आसान हो रहा था। दूसरा जो एक तथ्य हो सकता है वो ये है कि भारत में नदियां केवल नदियां नहीं है, भारत में नदियों का सांस्कृतिक महत्व भी है। जैसे गंगा जब हम कहते हैं, तो गंगा के साथ माता शब्द का प्रयोग करते हैं भारत में। आदिकाल से संस्कृति का मुख्य हिस्सा नदियों को हम मान सकते हैं। नदियों की पूजा भी की जाती है। नदियों के किनारे बड़े बड़े कुंभ जैसे आयोजन किए जाते हैं, जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद। तो निश्चित तौर पर हिमालय की नदियां इससे अछूती नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब नदियों के चैप्टर में चलेंगे, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर्स। एक पहला कौन सा है? सदावाहिनी, जो सालों भर बहती है। एक है वर्षाती। सदावाहिनी वो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती है, उसकी पूजा होती है पूरे देश में। लेकिन वर्षाती नदियों की आप कहीं पूजा होते हुए नहीं देखेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, गंगा। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा की पूजा होगी। लेकिन कोई ऐसी नदी जो गंगा जैसे या हिमालय से ना निकलती हो, सदावाहिनी ना हो, तो उसकी पूजा करते हुए आप किसी को नहीं देखेंगे, क्योंकि बरसात में सिर्फ बहती है, उसके बाद सूख जाती है। तो संस्कृति के दृष्टिकोण से भी मैदानी क्षेत्र का व्यापक महत्व रहा। और जो भी सभ्यता आई वो इसी क्षेत्र में आई। एक आध बातें लिख दीजिए, फिर और बात करेंगे इसमें। देखिए, मैदानी क्षेत्र का संबंध, फर्स्ट पॉइंट, मैदानी क्षेत्र का संबंध सभ्यता और संस्कृति के विकास से है।
मैदानी क्षेत्र का संबंध सभ्यता और संस्कृति के विकास से है। नेक्स्ट पॉइंट, मैदानी क्षेत्र के उत्तर में, मैदानी क्षेत्र के उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है जिसके बीच लगभग 7 लाख जिसके बीच लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर 7 लाख वर्ग किलोमीटर 7 लाख वर्ग किलोमीटर का हिस्सा मैदानी क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है। मैदानी क्षेत्र के रूप में फैला हुआ है तो प्रश्न उठता है कि आज जो मैदान दिखता है, क्या यह आदिकाल से मैदान ही है या इसका निर्माण किसी और तरीके से हुआ? कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको ज्योग्राफी में? जो भी आज मैदानी क्षेत्र दिखता है, जैसे सबसे बड़ा मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है भारत में। आप इस क्षेत्र को ध्यान से देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये जो नेपाल आपको नक्शे में दिख रहा होगा, अपने अपने मैप में भी आप देख सकते हैं, जो फिजिकल मैप आपके पास है। ये है उत्तराखंड, जहां मेरा कलम है, और ये है हिमाचल प्रदेश। अब देखिए, गंगा निकलती है ऐसे, इस तरह से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में जाके गिर जाती है। ये जो ब्लैक लाइन मैंने बनाया है, यह गंगा नदी है। और आप ध्यान रखेंगे कि ये जो निचला हिस्सा है, ये पठार का हिस्सा है। इसके बीच जो इस तरह से मैं बना देता हूं, ये मैदानी क्षेत्र है, इसको हम मैदान कहेंगे। अब ये बना कैसे होगा? अचानक तो बना नहीं होगा। तो ये बना है अवसादों से। जब कभी आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को देखेंगे, जहां बाढ़ आती है, तो वहां आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कोसी के बेल्ट में कभी आप जाके देखिए, बाढ़ आती है दो बांध के बीच, तो बाढ़ में क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो नदियां अपने साथ ढेर सारा अवसाद खींच कर लाती है, और उससे फिर जब नदी चली जाती है तो कई हिस्सों में गड्ढा हो जाता है, और कई हिस्सों में जो पहले से गड्ढा था उसको भर के मैदान बना देती है। तो नदियों के पास मैदान बनाने की क्षमता है, क्योंकि नदियां अवसाद कैरी करती है। तो इसको भी लिख दीजिए, लिखिए, मैदानी क्षेत्र का निर्माण विभिन्न नदियों के अवसादों से हुआ है। विभिन्न नदियों के अवसादों से हुआ है। मैदानी क्षेत्र का निर्माण विभिन्न नदियों के अवसादों से हुआ है। ठीक है, नीचे लिखिए, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि का मैदान। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि का मैदान। अब एक शब्द मैंने लिखा है, भावर। हम मैदानी क्षेत्रों को 5 भाग में बांट सकते हैं, ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पहला भाग हो सकता है भावर। ठीक है, लिख दीजिए, मैदानी क्षेत्रों को 5 भागों में बांटकर देखा जाता है। मैदानी क्षेत्र को 5 भागों में बांटकर देखा जाता है।
नंबर 1 भावर। भावर, थोड़ा समझ लीजिए फिर आगे चलेंगे। भावर क्या होता है? तो हिमालय की जो हाइट है चीन की तरफ ज्यादा है, और जो जो भारत की तरफ आते हैं तो हाइट कम है। और एक बात बता दिए थे कि यदि हिमालय फतह करना हो, एवरेस्ट जैसी चोटियों पर चढ़ना हो, तो चीन की तरफ से चढ़ना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि चीन की तरफ से ऐसा है, ध्यान से देखिए, चीन की तरफ से ऐसा है, भारत की तरफ से ऐसा है। अब इस तरह से तो आदमी चढ़ भी जाए, क्योंकि यहां पर टेंजेंट बनता है ठीक ठाक, स्पर्श बनता है ठीक ठाक, स्लोप है इस तरह से, ढाल है। लेकिन ये सीधा खड़ा है, इस पर चढ़ना बहुत दुर्गम होगा। किसी भी प्रयास से आप देख लीजिए, ये चीन साइड का हिमालय है, इस तरह से आकृति बनाता है, और यह भारत साइड से है। तो जितने भी माउंटेनियर्स होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, वह चीन की ओर से हिमालय फतह को प्रेफर करते हैं। अब इंडिया के साइड आके देखिए, जहां नक्शे में नेपाल दिखता है, इसके नीचे का जो हिस्सा है भारत में, यह शिवालिक हिमालय है, सबसे निचला हिस्सा है। आपने अभी अभी पढ़ा कि इसका निर्माण नदियों के अवसाद से हुआ है। हाइट से जब नदियां गिरती हुई आती है तो अपने साथ जो भी उठा कर लाती है उससे बन गया। इसमें एक दिक्कत है, यह कोनों से युक्त है और कृषि के लिए बेहद अनुपयुक्त है, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि जल जमाव होता है यहां पर ऑलरेडी। तो जिस हिस्से में बहुत ज्यादा पानी लगेगा वो हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त तो नहीं हो सकता। खेती के लिए वो जमीन सबसे अधिक उपयुक्त होगी जहां पानी भी लगे, लेकिन 6 महीना क्या हो, सुखाड़ भी पड़े, ताकि वो पानी सूख भी जाए और फिर से क्या हो, नई उर्वरा शक्ति का जन्म हो वहां पर। तो लिख दीजिए भावर में, यह क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। यह क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है। यह क्षेत्र शिवालिक हिमालय के दक्षिण में है और बड़े बड़े कोनों से युक्त है। बड़े बड़े कोनों से युक्त है। कोनों से युक्त है। बड़े बड़े कोनों से युक्त है। नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर आकर नदियां लुप्त सी हो जाती है, या लुप्त हो जाती है। यहां पर आकर नदियां लुप्त हो जाती है। नदियां लुप्त हो जाती है। ठीक है। यह कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। यह कृषि के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। सर्वथा अनुपयुक्त है। सर्वथा अनुपयुक्त है। ठीक है। दूसरा लिखिए तराई। तराई। तराई का क्षेत्र, इसको भी समझिए। ये जो लाइन देख पा रहे हैं जहां पर शिवालिक का बॉर्डर समाप्त होता है और जमीन शुरू होती है, तो थोड़ा सा भावर के बाद, यानी इस लाइन के बाद जो अगला लाइन बनेगा वो तराई कहलाएगा, पहाड़ के नीचे का मैदानी हिस्सा। तराई में क्या होता है, यह छोटे छोटे कणों से बनी है और यहां पर आकर नदियों के प्रवाह में थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो हल्की सी स्टेबिलिटी आती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में नलकूप से सिंचाई करनी पड़ती है, क्योंकि नदियों का फ्लो यहां बहुत ज्यादा होता है। नदियां जहां स्लो हो जाएंगी वहां पर जाकर नदियों से कृषि को फायदा मिलेगा। यहां पर नदियों की स्पीड बहुत ज्यादा है, टिक नहीं पाती है नदियां, फर्टिलिटी थोड़ी सी है यहां पर, तो इसको लिख देंगे। यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। यह क्षेत्र भावर के दक्षिण में है। यह क्षेत्र भावर के
दक्षिण में है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह क्षेत्र भाबर के दक्षिण में है और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। कणों से मिलकर बना है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र में नदियां पुनः आ जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियां पुनः आ जाती हैं जिससे जिससे थोड़ी उर्वरता देखने को मिलती है। जिससे थोड़ी उर्वरता देखने को मिलती है। थोड़ी उर्वरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट, सिंचाई नलकूपों से होता है। सिंचाई नलकूपों से होता है जिसके कारण गन्ना और गेहूं की खेती दिखाई देती है। गन्ना और गेहूं की खेती दिखाई देती है। नेक्स्ट, तीसरा लिखिए, फादर। नंबर 3, फादर। फादर, समझ लीजिए इसको। ब्रैकेट में लिख सकते हैं काप क्षेत्र। काप क्षेत्र। फादर, काप क्षेत्र। ठीक है, इसको समझ लीजिए। मिट्टी जब हम पढ़ेंगे आगे चलकर एक चैप्टर में, तो वहां हम देखेंगे कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी मतलब जो नदियां लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी के भी दो पार्ट्स हैं। एक है खादर और दूसरा है बांगर। जिस इलाके में नियमित रूप से बाढ़ आती है उस इलाके की मिट्टी को बोलते हैं खादर, और जिस इलाके में बाढ़ नहीं आती है वहां के जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं बांगर। इसको याद रखना है। खादर जाहिर सी बात है कि हर साल नई मिट्टी के रूप में आती है तो बेहद उपजाऊ होती है। तो आप देखेंगे गंगा के मैदान में, चाहे कोसी के मैदान में, चाहे किसी भी जैसे ब्रह्मपुत्र के मैदान में, जहां पर पानी का फ्लो बना रहता है, बाढ़ आने की संभावना होती है, वहां आपको काप क्षेत्र दिखेगा, खादर मिट्टी का क्षेत्र दिखेगा। और यह क्षेत्र काफी अधिक उपजाऊ होता है, अधिक खाद की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और हर प्रकार की फसल को उगाने में सक्षम भी होता है। इसको लिख दीजिए। यह क्षेत्र यह क्षेत्र नई जलोढ़ मिट्टी से बनी है। यह क्षेत्र नई जलोढ़ मिट्टी से बनी है जिसे काप क्षेत्र भी कहते हैं। काप क्षेत्र भी कहते हैं। काप क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण यह काफी उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण यह काफी उपजाऊ होती है। काफी उपजाऊ होती है। नेक्स्ट, आपने एक शब्द सुना होगा। क्या शब्द है? कछाड़ी क्षेत्र। कभी सुना है किसी ने? एक क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा,
उसको बोलते हैं कछार का क्षेत्र या कछारी क्षेत्र। ये उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है। इसका सीधा तात्पर्य है बाढ़ का क्षेत्र। जैसे कभी आप कमला नदी के बेल्ट में जाके देख लीजिए अपने इलाके में, आपको दिखेगा कि जिन जिन गांव से होकर बांधों के बीच वो नदी बहती है, उन जगहों पर धान काफी अधिक उपजता है, बहुत अधिक मात्रा में उपजता है। उसका एक ही कारण है कि नदियां अपने साथ अवसाद उठाकर लाती है जो बेहद उपजाऊ होती है। उतना अधिक उपज उसके बगल वाले गांव में नहीं होगा जहां पर वो नदी नहीं बहती है। इसको लिख देंगे, इसे बाढ़ का मैदान या कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे बाढ़ का मैदान या कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है। कछारी क्षेत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है। एक बात और ध्यान रखना है, बाढ़ वाले क्षेत्रों में क्या होगा, थोड़ा सा यदि आप जमीन को खोदेंगे, डिग करेंगे, तो वहां से आपको पानी मिल सकता है। लेकिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ नहीं आती है, वहां पर आपको अधिक फीट जाना पड़ता है, ज्यादा अधिक फीट अंदर जाना पड़ता है। इसको लिख दीजिए, ऐसे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, ऐसे क्षेत्र भूमिगत जल के अच्छे संग्राहक होते हैं। ऐसे क्षेत्र भूमिगत जल के अच्छे संग्राहक होते हैं। अच्छे संग्राहक होते हैं। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग में बांगर। बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कही जाती है। इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कही जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कही जाती है। ठीक है। अब ये किस इलाके में होगा, जिस इलाके में बाढ़ नहीं आती है, कभी कभार आ जाती होगी, जब बांध टूटता होगा तब आती होगी, अन्यथा बाढ़ नहीं आती होगी। लेकिन एक बार यदि इस इलाके में बाढ़ आ जाए, फिर 10 साल का भरण पोषण हो जाता है। देखिएगा, जब कभी डैम टूटता है, बांध टूटता है, उसके बाद उस पानी की जो रफ्तार होती है, उस रफ्तार में क्या होता है, बड़े बड़े नगर बह के चले जाते हैं और पानी अपने उस प्रेशर में जितना अवसाद ला सकती है उतना लाती है और सभी क्षेत्रों को भर के बराबर कर देती है। तो इन क्षेत्रों का जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसी बहाने पूरा हो जाता है। अन्यथा फिर क्या होता है, जब तक 10 साल 15 साल बाढ़ नहीं आया, तो फिर उसी पर काम चलता रहा, उसी में खाद और बीज का प्रयोग करते रहे, उर्वरक का प्रयोग करते रहे और खेती होती रही। लिख दीजिए, यह काप क्षेत्र का दूसरा भाग है जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह काप क्षेत्र का दूसरा भाग है जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काप क्षेत्र का दूसरा भाग है जहां पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, यहां बाढ़ का पानी नहीं आता है। यहां बाढ़ का पानी नहीं आता है। नेक्स्ट, बांगर मिट्टी का क्षेत्र भी उपजाऊ होता है, लेकिन बांगर मिट्टी का क्षेत्र भी उपजाऊ होता है, लेकिन रासायनिक खादों के प्रयोग के बाद, रासायनिक खादों के प्रयोग के बाद
लिखिए मुख्य खाद्यान्न फसल। मुख्य खाद्यान्न फसल। गेहूं सबसे अधिक, उसके बाद उपजता है धान, और तीसरे नंबर पर उपजता है मक्का। ध्यान रखना है, गेहूं, धान और मक्का। ठीक है। एक शब्द है ज्योग्राफी में, रेह का क्षेत्र। रायकर ह, रेह क्षेत्र। एक शब्द है कल्लर क्षेत्र। एक शब्द है ऊसर। ऊसर क्षेत्र, सबको समझ लीजिए। जहां पर बांगर मिट्टी होती है उस इलाके में कहीं ना कहीं दूसरे स्रोतों का प्रयोग करके ही सिंचाई की जाती है। नदियों के भरोसे नहीं रह सकते। मान लीजिए बिहार में यदि हम मधुबनी जिले की बात करें तो वहां कौन सी गंगा बहती है? वहां ऐसी कोई व्यापक नदी भी नहीं है जिस नदी से बड़े इलाके की सिंचाई हो सके। जो कुछ एकाध नदियां हैं भी, उसके आसपास के गांव में सिंचाई हो भी सके, लेकिन उसके दूर वाले गांव में वहां से पानी ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो वहां पर क्या करते हैं, नलकूपों का इस्तेमाल करते हैं या किसी और विधि का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगहों पर सरकार ने नहर की व्यवस्था की है। तो ऐसे क्षेत्र को, जो बांगर मिट्टी का क्षेत्र है जहां अन्य स्रोत से सिंचाई होती है, उसको रेह का क्षेत्र कहते हैं। लिख दीजिए। महत्वपूर्ण है कि बांगर का वह क्षेत्र, बांगर का वह क्षेत्र जहां सिंचाई अधिक होती है, जहां सिंचाई अधिक होती है उसे रेह का क्षेत्र कहते हैं। बांगर का वह क्षेत्र जहां सिंचाई अधिक होती है उसे रेह का क्षेत्र कहते हैं। रेह का क्षेत्र कहते हैं। जबकि जबकि जल निकासी नहीं होने के कारण ऐसे क्षेत्रों को कल्लर या ऊसर का क्षेत्र भी कहा जाता है। जल निकासी नहीं होने के कारण ऐसे क्षेत्रों को ऊसर या कल्लर का क्षेत्र भी कहा जाता है। ऊसर या कल्लर, क ल ल संयुक्त र, कल्लर का क्षेत्र भी कहा जाता है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी पर सफेद पट्टी बिछी हुई मिलती है। ऐसे क्षेत्रों में मिट्टी पर सफेद पट्टी बिछी हुई मिलती है। मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है। एक और पॉइंट लिखिए, भूर का क्षेत्र। इसको समझ लीजिए, ये क्या होता है। आप सभी ने देखा होगा, जैसे कोई गंगा स्नान करने के लिए जाता हो, देखे होंगे आप कि जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, नदी के आसपास का एरिया या किसी भी नदी के आसपास का एरिया है, वहां का मिट्टी बड़ा कठोर होता है। कितने लोगों ने देखा है? कितने लोगों ने महसूस किया है? जहां भी नदियां होती हैं उस आसपास आपको मुलायम मिट्टी नहीं मिलेगी, बहुत कठोर मिट्टी मिलेगी। सूखने के बाद पानी में भींगा हुआ हो तब तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब उस इलाके से नदी सूख जाए तो वज्र की तरह कठोर हो जाता है। यानी जिस मिट्टी का सबसे ऊपरी हिस्सा मुलायम मिट्टी का होना चाहिए था, उस मिट्टी का यदि सबसे ऊपरी हिस्सा कठोर मिट्टी का हो जाए
उसे भूर का क्षेत्र कहते हैं। लिख दीजिए। देखिए, वैसा बांगर का क्षेत्र, वैसा बांगर का क्षेत्र जिसकी ऊपरी परत अत्यंत कठोर हो, ऊपरी परत अत्यंत कठोर हो, उसे भूर का क्षेत्र कहते हैं। उसे भूर का क्षेत्र कहते हैं। जैसे गंगा और रामगंगा का क्षेत्र, गंगा और रामगंगा का क्षेत्र। नेक्स्ट, अगला लिखिए, डेल्टाई क्षेत्र। डेल्टाई क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र। अब सबसे पहले डेल्टा को समझिए, डेल्टा होता क्या है। एक बार हम डेल्टा को यहां देखने की कोशिश करेंगे कि डेल्टा क्या हो सकता है। डेल्टा एक्चुअली एक त्रिकोण आकृति को कहते हैं, लेकिन उसको देख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। तो एक अच्छी तस्वीर निकालने की कोशिश करते हैं तो डेल्टा का हो, जैसे ये तस्वीर है। ये तस्वीर आप सभी को दिख पा रहा होगा। सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार वो देख लीजिए पहले। दिख रहा है? ठीक है। यदि ये तस्वीर दिख रहा होगा तो इसमें एक चीज देखिए, डेल्टा होता कैसे है। सबसे पहले इतना याद रख लीजिए कि 5 नदियां हैं, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी, जो पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। बाकी जितनी भी नदियां भारत में आप जानते हैं, सैकड़ों सैकड़ों नदियां, वो सबके सब दाहिने तरफ बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखना है, और डेल्टा बनाती है। लेकिन अरब सागर में जो नदियां गिरती है वो एस्चुरी बनाती है। इतना याद रख लीजिए, नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी। इस फिगर को देखिए। जैसे आप देखेंगे कि नदियां इस तरह से जा रही हैं, ये ऐसे चली, ऐसे जा रही है, ये ऐसे चली और ऐसे जा रही है, इस तरह से जा रही है। बीच में एक ट्रायंगल जैसा बना दिया, ये देखिए त्रिकोण बना दिया, जो मिट्टी जगा हुआ है। इसी को बोलते हैं डेल्टा। इसी मिट्टी को बोलते हैं डेल्टा, जो बीच में द्वीप की तरह जगा हुआ है। यदि किसी अन्य फोटो में चला जाए तो आपको और ये क्लियर दिख सकता है। इसमें अब आपको और ठीक दिखेगा। ये बीच की आकृति को देख लीजिए, दिख जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मिट्टी का हिस्सा जगा हुआ है, उस पर जंगल है, पेड़ पौधे, और ये कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, ये बड़ा बड़ा एरिया हो सकता है। और इसके बगल से पानी जा रहा है, बगल से पानी जा रहा है, आप देख सकते हैं। अब बीच में डेल्टा जगा हुआ है। तो ऐसे डेल्टा के जो क्षेत्र होते हैं वो त्रिकोणीय क्षेत्र होते हैं। और इसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, चर्चित नदियां हैं डेल्टा बनाने में। माजुली द्वीप के बारे में पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? किस नदी पर है? माजुली ब्रह्मपुत्र पर है, वेरी गुड। और सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन गंगा बनाती है। ठीक है, तो लिख दीजिए डेल्टाई क्षेत्र।
उसमें चलते हैं, उसको देखते हैं। और छोटू जी कुछ कहना चाहते हैं, एक बार आप पुनः कहें। हाँ, क्वेश्चन तो आता ही रहता है। माजुली के बारे में पूछ सकता है, सुंदरवन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है। विरासतों के रिगार्डिंग जो 17 विरासत हैं उसके बारे में पूछ सकता है। ये सब हाईलाइट, जैसे दिवांग दिवांग दिहांग लिखाए थे, कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो पूछेगा ही पूछेगा। अराकोन यूमा के बारे में जरूर पूछेगा। म्यांमार में है। म्यांमार में है। हिमालय का बढ़ा हुआ कोना है। आगे चलते हैं, लिख दीजिए। डेल्टाई क्षेत्र में, यह निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है। यह निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है। निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि उत्तर भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने मुहाने पर, उत्तर भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने मुहाने पर, अपने मुहाने पर डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण करती है। डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण करती है। डेल्टाई क्षेत्रों का निर्माण करती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, जैसे सुंदरवन का डेल्टा, ब्रैकेट में गंगा नदी। सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी। सुंदरवन का डेल्टा, गंगा नदी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है नक्शे में, यह सुंदरवन का ही क्षेत्र है। इस एरिया को देख लीजिए। और जहां जहां इसमें ब्लू दिख रहा है, जैसे गंगा रिवर यहाँ आपको दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन जहां जहां ब्लू दिख रहा है इसमें, वो वाटर लाइन है, पानी का लाइन है। और देखिए किस तरीके से ये बना रही है। नीचे है बंगाल की खाड़ी। ये भारत के पूर्व पूर्व के कोने वाला नक्शा है। यदि आप गौर से देखें तो कलकत्ता यहां पर है, तो ध्यान रखिएगा नीचे वाला हिस्सा है। आप देखिए ये सुंदरवन का क्षेत्र है। इस तरह से बनता है, इसको संज्ञान में रखना है। आगे चलेंगे। यह क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, विशेषकर धान की दृष्टि से। यह क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, विशेषकर धान की दृष्टि से। यह क्षेत्र काफी उपजाऊ होता है, विशेषकर धान की दृष्टि से। डेल्टाई क्षेत्र का विस्तार खादर क्षेत्रों में होता है। डेल्टाई क्षेत्रों का विस्तार खादर के क्षेत्रों में होता है, यानी नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी खादर के क्षेत्रों में होता है। ठीक है। इसके बाद एक नोट लिख लीजिए अगले पॉइंट में। नोट में लिख दीजिए, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, क्षेत्र चाय, धान और जूट, चाय, धान और जूट, ब्रैकेट में लिख दीजिए गोल्डन रेसा। गोल्डन फाइबर कहते हैं जूट को, याद रखिएगा। चाय, धान और जूट के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछेगा ये क्वेश्चन। चाय, धान और जूट के लिए प्रसिद्ध है, इसको याद रखना है।
ठीक है। अब आते हैं फिर से मुख्य बातों की तरफ। हेडिंग बनाकर लिखिए, द्वीप और मरुस्थल, डेजर्ट एंड आइलैंड एंड डेजर्ट। द्वीप एवं मरुस्थल, आइलैंड एंड डेजर्ट। डेजर्ट। सबसे पहली बात कि द्वीप किसको बोलते हैं और प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, ये जानना जरूरी है। एक बार हम भारत की ओर लेकर चलते हैं फिर से। आप इस नक्शे को ध्यान से यदि देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो भारत का हिस्सा है ऐसे वी की तरह, इसके एक तरफ, नीचे दूसरा तरफ और तीसरा तरफ, तीन तरफ पानी है। तो जिस भूखंड के तीन और जल हो उसको बोलते हैं पेनिनसुला। PENINSULA, पेनिनसुला। पेनिनसुला का अर्थ होता है प्रायद्वीप। और जिस भूखंड के चारों ओर पानी हो, जैसे नक्शे में देख लीजिएगा, यहां पर अंडमान निकोबार है साइड में, ये सब तरफ जल से क्या है, घिरा हुआ है। जैसे नीचे में श्रीलंका दिखेगा आपको, एक देश, वह सब तरफ क्या है, जल से घिरा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आइलैंड यानी द्वीप। तो लिख दीजिए, सागर के स्थलीय भाग को द्वीप कहा जाता है। सागर के स्थलीय भाग को द्वीप कहा जाता है। सागर के स्थलीय भाग को द्वीप कहा जाता है। अब ध्यान रखना है कि भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है उसका अध्ययन हम दो पार्ट्स में बांट कर सकते हैं। एक तो जो दाहिने साइड में है नक्शा के, यानी बंगाल की खाड़ी वाला द्वीप, और एक पार्ट है जो नक्शे में बाएं साइड है, अरब सागर। अरब सागर, इसका हम दो पार्ट्स में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। लिख दीजिए, भारत में दो प्रकार के द्वीप हैं, डिवीजन कर दीजिए उसका। भारत में दो प्रकार के द्वीप हैं। भारत में दो प्रकार के द्वीप हैं। पहला, फर्स्ट साइड बंगाल की खाड़ी, और दूसरा अरब सागर। इसमें है 204, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें है 43, अब दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 247 टोटल। इतने द्वीप भारत के पास है अभी। ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, बंगाल की जो खाड़ी है उसमें भारत के हिस्से में कितना द्वीप है, 204। लेकिन टोटल तो बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत बड़ी खाड़ी है। वो खाड़ी यदि नक्शा को देखा जाए तो जितना दिखता है उतना ही नहीं है, उसके भी बियॉन्ड है उधर जाके, जो हमारे सीमा में नहीं आता है। एक बार टोटल भी लिख लीजिए। देखिए, बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं। बंगाल की खाड़ी में 572 द्वीप हैं, जो जो 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ, 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्थ एवं एवं 92 डिग्री से 94 डिग्री ईस्ट के बीच है। ईस्ट के बीच है। 6 to 40 नॉर्थ
और 92 से 94 ईस्ट के बीच है, ईस्ट के बीच है। इस कड़ी में रिची रहर्षिकार चौदर्घी का रिची द्वीप समूह और लैब्रिंथ द्वीप समूह प्रमुख है। रिची और लैब्रिंथ द्वीप समूह प्रमुख है, प्रमुख है। अब एक बात ध्यान में रखना है, हाँ, लैब्रिंथ, लैब्रिंथ रहर्षिकार न था संयुक्त, ठीक है। अब बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा भारत के पास है उसको यहां देखिए अपने अपने नक्शे में। एक हिस्सा है अंडमान का और दूसरा है निकोबार का, यहां से नीचे। बंगाल की खाड़ी में भी द्वीप के दो समूह हैं, एक तो अंडमान के पास बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं द्वीपों के, और एक निकोबार के पास है। इसको लिख दीजिए। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों को दो श्रेणी में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। ठीक है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस महासागर के अंदर द्वीप बने कैसे। तो ये जो अंडमान और निकोबार का पार्ट है ये ज्वालामुखी से बने हुए द्वीप है। जैसे बैरन, नारकोंडम पढ़ाए हैं इसके पहले भी, लिखवा दिए थे। बैरन और नारकोंडम कहां पर है? अंडमान निकोबार में है, सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। तो इस इलाके में ज्वालामुखी का जो लावा निकला है फटकर, उस लावे के बाद में ठंडा होने से द्वीप बना है यहां पर। लेकिन अरब सागर में ऐसा नहीं है, वहां प्रवाल भित्ति से द्वीप बने हैं। तो दोनों प्रकार, जैसे आप देखेंगे जो लक्षद्वीप है आपका इस साइड, इस तरफ में, तो लक्षद्वीप का एरिया है वह बना है प्रवाल भित्ति से, लेकिन जो अंडमान निकोबार का द्वीप है वह बना है ज्वालामुखी से। तो दोनों के नेचर में बहुत फर्क है। जैसे बैरन, नारकोंडम वगैरह लिख दीजिए। अति महत्वपूर्ण है कि अति महत्वपूर्ण है कि अंडमान निकोबार में द्वीपों की उत्पत्ति, अंडमान निकोबार में द्वीपों की उत्पत्ति, द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी की क्रिया से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है, बैरन द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और कंकर पत्थर से बना हुआ है। जो निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है और कंकर पत्थर से बना हुआ है, कंकर पत्थर से बना हुआ है, बना हुआ है। इसी कड़ी में नारकोंडम भी प्रसिद्ध है। नारकोंडम के बारे में भी पूछ लेता है कई बार। इसी कड़ी में नारकोंडम भी प्रसिद्ध है, जो अंडमान निकोबार में है।
ठीक है। तो अंडमान निकोबार में कुछ और चीजें उल्लेखनीय हैं। जैसे एक सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अंडमान निकोबार की? सैडल पीक है। उसके बाद एक चोटी है माउंट धुलियर, ठीक है, माउंट डियावली। इस सबको भी लिख दीजिए। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कई चोटियां हैं, कई चोटियां हैं। जैसे जैसे सैडल पीक, सैडल पीक, उत्तरी अंडमान। इस सबको याद रखना है। सैडल पीक, उत्तरी अंडमान, 738 मीटर। 738 मीटर। माउंट धुलियर, माउंट धुलियर, ग्रेट निकोबार, माउंट धुलियर, ग्रेट निकोबार, 642 मीटर, 642, 642 मीटर्स। नेक्स्ट, माउंट डियावोली, माउंट डियावोली, माउंट डियावोली, मध्य अंडमान, तीर का चिन्ह देकर मिडिल अंडमान, 515 मीटर। एक और लिख दीजिए, माउंट कोयोब, कोकर योकर ब, कोयोब, माउंट कोयोब, दक्षिणी अंडमान, 460 मीटर। कुछ जनजातियों के मैंने नाम लिखे हैं। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर। विशेष रूप से नेग्रीटो को ध्यान रखना है। जोड़वे, उनोंग, ओंग, ठीक है। उसके बाद नेग्रीटो और सेंटिनलीज, ये अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां हैं। और इसमें एक जनजाति तो ऐसा है सेंटिनलीज, जो महामूर्ख होता है और उतना ही खतरनाक होता है। उसको क्या लगता है, सेंटिनलीज जनजाति के जो लोग होते हैं वो धनुष पर कोबरा का जहर लगा के रखते हैं, गेहूं का, ठीक है। यदि कोई मनुष्य उसके सामने पकड़ा गया तो अपने आप को बहादुर समझता है, दूर से निशाना लगा के उसको खत्म कर देगा, मार के खा जाएगा और उसकी हड्डियों का माला बना के पहन लेगा, ठीक है। उसको क्या लगता है कि मैं इस ब्रह्मांड का सबसे अच्छा निशानेबाज हूं, कोई मुझे हरा नहीं सकता। ऐसा लगता है उस जनजाति को। उस जनजाति को यदि ये पता होता कि भारत सरकार के पास एटम बम भी है, या पूरा आइलैंड एक क्लिक में खत्म हो सकता है, तो ऐसा नहीं करता। लेकिन जब उससे पूछा जाता है तो अपने आप को कहते राम से जोड़कर दिखाते हैं और कहते हैं कि कोई हमें हरा नहीं सकता, आज के समय में हम सबको हरा देंगे, ऐसा दावा करते हैं। और इसीलिए उस क्षेत्र को रेस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित किया जाता है और वहां सरकार के सिपाही, सेना के जवानों की तैनाती की गई है। उस क्षेत्र में घूमना प्रतिबंधित है। यदि कोई गलती से चला भी जाए तो जो सेना के लोग वहां रखवाली कर रहे हैं वो उनको हटा देते हैं वहां से, क्योंकि निश्चित है कि सेंटिनेलीज उनकी हत्या कर देगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने सेंटिनेलीज की हत्या कर दी तो उसको फांसी हो जाएगी। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि वो आदिवासी है, उसको बचा कर रखना है। वो क्या है, विरासत है। तो
इस कथा से कुछ समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग क्या समझे इससे? एक तो हाँ, थोड़ा माइक पास लेकर कहिए एक बार। अच्छा, और किसी ने कुछ समझा कि नहीं इसी कथा से? जो बताया वो सत्य ही बताया, गलत नहीं बताया। इस कथा का दूसरा पक्ष ये है कि समाज में सदैव कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो अपने आप को सेंटिनलीज समझते हैं। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है, उनको लगता है कि यदि वो बचे हुए हैं तो अपने धनुष के नोक से बचे हुए हैं, जिस पर कोबरा का जहर लगा के वो चलते हैं। उनको ये नहीं पता कि सरकार के पास ऐसा तंत्र है जो 1 मिनट में ब्लास्ट कर देगा। इस बात का कोई ज्ञान नहीं है। तो भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में कई पत्रकार सेंटिनरीज का एग्जाम्पल भी देते, कभी पत्रिकाओं को पढ़िए तो आपको मिलेगा। मैंने पढ़ा है इसलिए कह रहा हूं। पत्रकार का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बार किसी घटना पर लिख दिया था, तो तब से मैं सेंटिनरीज को भूल ही नहीं पाता हूं कभी। उस जनजाति से पूछा गया उसकी भाषा में, जो वहां के स्थानीय जानकार हैं, तो उसने यही कहा कि हमें कोई नहीं हरा सकता, इस आइलैंड पर जो आएगा उसको खत्म कर देंगे। उसको ये नहीं पता, उसको लगता है कि ये आइलैंड स्वतंत्र है, आज भी उसके कब्जे में है, लेकिन ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह संप्रभु भारत के कब्जे में है। और एक आइलैंड को समाप्त करने के लिए सरकार को कितना समय लग सकता है? तो यह दो कथाएं हैं, एक वास्तविक जीवन की और एक काल्पनिक जीवन की कथा है, समाज से जुड़ी हुई कथा है। इसको भी संज्ञान में रखना है। जैसे लाठी वर्सेस ज्ञान, ये समझ लीजिए। इस पांचों को लिख दीजिए। लिखिए, जोड़वे, उनोंग, ओंग, नेग्रिटो और सेंटिनलेज अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। अंडमान निकोबार की प्रसिद्ध जनजातियां हैं। लिख दिया। नेग्रिटो के बारे में विस्तार से वहां पढ़ेंगे हम, जहां हम भारत की जनजाति को शुरू करेंगे। सबसे पहला होगा नेग्रिटो। मूल है इस कंट्री का। ठीक है। आदिवासी का मतलब ये होता है कि इस देश के मूल निवासी, जो आर्य नहीं था, पहले अनार्य था, पहले से रहता था। आर्य जीत गए, भगा दिया सबको, तो सब दक्षिण भारत की ओर भाग गए। वहां तक भागते गए जहां तक जमीन मिली। जहां से पानी शुरू हो गया उसके बाद भाग नहीं सकते थे, नक्शे पर देख लीजिए, तो वहीं जाके टिक गए। इसको ध्यान में रखना है। हाँ, सुनील जी क्या पूछ रहे हैं? मैं आपकी आवाज समझ नहीं पाया। माइक थोड़ा पास ले लेंगे तो अच्छी क्लियर आवाज आएगी। हम लोग कौन है? अच्छा, हमने हिस्ट्री में पढ़ा था वैदिक सभ्यता। आर्य मैक्स मूलर को यदि मानेंगे तो आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं। इतना तो सबको याद होगा। तो आर्य जब भारत आए उसके पहले की भारत की बात करते हैं। द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे, जो आज साउथ इंडिया भाग गए हैं। या आदिवासी जो थे भारत के मूल समाज के, वो सब मूल निवासी थे। नाम ही ये क्या है? जनजाति, आदिवासी। आदि मतलब क्या? आदिकाल से वासी। आदि का मतलब आदिकाल से वासी। तो जब आर्य आए तो आर्यों के पास दो नई चीजें थी। एक तो इनके पास घोड़ा था, जो द्रविड़ों के पास नहीं था। द्रविड़ों के पास हाथी बड़ी मात्रा में थे, बैल थे, घोड़ा नहीं देखा था उन्होंने। और द्रविड़ों के पास हथियार के रूप में शस्त्र थे। ध्यान रखिएगा, शस्त्र मतलब जिसको हाथ से पकड़कर चलाया जा सके, सशस्त्र। ऐसे इनके पास अस्त्र था जो फेंक कर चलाया जा सकता है, जैसे धनुष बाण। तो आर्यों ने युद्ध में द्रविड़ों को बुरी तरह से पराजित किया। जब तक द्रविड़ अपने बल का प्रयोग करने के लिए नजदीक आते, तब तक दूर से ही एरो से क्या कर देते? हिट कर दिया करते थे, और तीर लगते ही मृत्यु हो जाती थी। घोड़े की रफ्तार से हाथी को पराजित कर दिया। हाथी को किसी भी दूरी को तय करने में अधिक समय लगेगा। घोड़ा बड़ा ही दुरुस्त होता है, फुर्तीला होता है, एक्टिव होता है, वो तब तक वार कर देता था। तो इस पद्धति से आर्यों ने द्रविड़ों को सदा के लिए परास्त कर दिया और भागने पर विवश कर दिया। तो आज उत्तर भारत में जो भी आपको लोग दिखते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो आर्य ही है। बाद में धर्मांतरण हुआ है, वो अलग चीज है। तो आर्य का संबंध हम सब से है। जो इस भारत के निवासी हैं वो सब आर्य हैं, और जो उधर चले गए वो अनार्य हैं। जो इस देश के बहुत आदिकाल से वासी है वो आदिवासी है।
आदिवासी को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि वो विरासत हो गया। देखिए कितना पिछड़ गया वो, उसको ये भी नहीं पता कि दुनिया कैसी चल रही है। सेंटिनेलीज को यही लगता है कि विश्व पर उसी का राज है और यही एक द्वीप है जहां जीवन है। उससे जब पूछा जाता है तो ये कहता भी है यही जीवन है और कहीं जीवन नहीं है और हम ही सब कुछ हैं। वो राजा भी है, अपने आप को कहता है विश्व का सम्राट आज भी। उसको ये नहीं पता है कि दुनिया में कई देश आईटी के सेक्टर में एआई पर पहुंच गए, अब वो अभी धनुष बाण चला रहा है। तो ऐसे ही एक अबुझमार जनजाति है। अबुझमार जनजाति किस राज्य में है, कौन बताएंगे? बस्तर जिला, बस्तर में, छत्तीसगढ़ में अबुझमार। आज भी अबुझमार जनजाति सभ्यता से कोसों दूर है। उसको कुछ नहीं पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अलग अलग कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। कई जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा है कि एक से अधिक पत्नियां होंगी। कई जनजातियों में बहुपति की प्रथा है कि एक से अधिक पति होगा। तो वो जो पौराणिक आडंबर है वो आज भी चला आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि मैं मानता हूं इस चीज को कि आर्यों का दिमाग बहुत तेज था, इंटेलिजेंट लोग थे बहुत ज्यादा, जिसका कारण रहा कि समस्त उत्तर भारत को जीत लिया। दक्षिण में विंध्याचल को आर्य ने कभी पार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनको लगता था कि उस साइड कुछ नहीं है, जंगल ही जंगल है, सागर ही सागर है। तो आर्यों ने उसे उपेक्षित क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया, जहां जाकर द्रविड़ बस पड़े और द्रविड़ आज भी उसी क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए कभी भी दक्षिण भारत के लोगों का उत्तर भारत के लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया। यही कारण रहा। आर्य ही संस्कृत के जनक हैं और वैदिक सभ्यता के भी जनक हैं, ध्यान रखना है। जिसको आज हम सनातन सभ्यता कहते हैं वो केवल और केवल आर्यों की देन है। उसके पहले किसी के पास ऐसा सोच नहीं था। तो ये आपने समझ लिया होगा। इसी राइटर ने, जिस राइटर ने के विषय में मैं ये पढ़ रहा था, इसी राइटर की एक बड़ी अच्छी कथा मैंने पढ़ी। बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं कभी आपको पर्सनली नाम शेयर कर दूंगा। एक बार समाज के चित्रण को लेकर इन्होंने एक कथा रची। एक बार क्या हुआ, एक बाघ पानी पीने के लिए आ रहा था। तो उसने देखा कि उसके पहले एक सुअर वहां पर पानी पी रहा है। तो बाघ ने सोचा, बाघ का पेट भरा हुआ था, तो बाघ ने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं कहीं छुप जाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये मुझे देख ले। ऐसा हो नहीं सकता है, बाघ सोच नहीं सकता, लेकिन यह समाज का चित्रण है, कल्पना चित्र है, तो बाघ से समाज को दिखाया गया है। तो बाघ ने सोचा कि मैं एक काम करता हूं, मैं कहीं झाड़ियों में छिप जाता हूं। जब यह पानी पीकर चला जाएगा उसके बाद मैं पानी पीने जाऊंगा, क्योंकि शरीर में और ताकत में मैं इसका 10 गुना हूं, कभी नहीं जीतने दूंगा इसे, और मैं इसको मारना चाहता नहीं। लेकिन जैसे ही सुअर पानी पी के चला तो बाघ आया। बाघ को आते देख सुअर ने ललकारा और कहा, डरपोक, भीरू, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। कहा, तुम्हारी प्रजाति ही बहुत डरपोक है। मेरे डर के मारे तुम जंगल के पीछे जाकर छिपे हुए थे, मैं सब देख रहा था। जैसे ही मैं यहां से पानी पीकर निकला उसके बाद तुम पानी पीने आए हो। अब बाघ क्या करता? बाघ ने सोचा कि ये तो उल्टा पड़ गया। बाघ ने कहा कि देखो, ऐसा नहीं है, यदि बल का ही परिचय देना हो, है ना, तो कभी तैयार होकर आ जाओ। इस तरह से मैं बल का परिचय नहीं देता हूं, और तुम जैसे प्रजाति के जीवों पर तो बिल्कुल नहीं देता हूं, क्योंकि मेरी जो प्राकृतिक बनावट है वो ऐसी है कि मैं भूखा भी रहूं तब भी तुम्हें हरा दूंगा। सुअर ने चैलेंज दे दिया, बाघ ने स्वीकार कर लिया। सुअर चैलेंज तो दे दिया, लेकिन जब वो सुअरों के समाज में गया तो बड़ा डरा हुआ था। वो बोला कि मैंने बाघ को चुनौती दी है, और हो न हो युद्ध होगा तो हारना निश्चित है। आवेश में आके चुनौती तो दे दी बाघ को। तो सुअरों का मुखिया जो भी था वो आया और कहा कि बाघ तुमसे 1 मिनट में हार जाएगा। कहा, कैसे हार जाएगा? तो बोला कि जितना भी मतलब मल है, मल समझते हैं ना, जहां सुअर लौटता है, कहा तुम दिन भर लौटो, जितनी गंदगी में लौट सकते हो उतना लौटो, जहां तक लौट सकते इतना लौटो कि तुम्हारे शरीर से इतनी बदबू आनी चाहिए कि जिस रास्ते से तुम गुजरो वहां से गुजरने की कोई हिम्मत ना करे। फिर बाघ से टकरा के देखो, उसने ऐसा ही किया। सायंकाल पहुंच गया सूर्यास्त के पहले बाघ से युद्ध करने के लिए। जब बाघ ने उसको देखा तो बर्दाश्त नहीं हुआ, बाघ दूर ही खड़ा रहा। बाघ ने एक उत्तर दिया उसे, कहा कि देखो, मैंने निर्णय लिया है कि मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। मेरा जो दिन है वो इतना भी खराब नहीं हुआ है कि मैं तुमसे जाके लड़ूं। समझ रहे हैं? उसने कहा कि वो सबसे बुरा दिन होगा मेरे जीवन का जब मैं तुमसे लड़ के तुमको परास्त करूंगा। तुमसे यदि लड़ लिया और जीत भी गया
उसके बाद मुझे कहाँ गंगा स्नान करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मुझे नदी खोजना पड़ेगा। तो ऐसा हुआ कि सूअर विजयी हो गया और चला गया, और बाघ देखता रह गया, और पूरी घटना पर सोचता रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। उस लेखक ने जो व्यंग्य किया था, वो समाज के एक ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया, जो व्यक्ति सर्वसंपन्न है, जो व्यक्ति क्या है, चीजों से, गुणों से भरा हुआ है, सर्वगुण संपन्न है, शक्ति संपन्न है, सामर्थ्य संपन्न है, विद्वता संपन्न है, और एक ऐसी व्यक्ति की उससे तुलना की जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो बड़ा बड़ा तोप चला रहा है उसके ऊपर, और वो व्यक्ति सुन रहा है। तो वर्तमान जो भारतीय समाज और अमेरिका का समाज है, इस पर उन्होंने ये बात लिखी थी, और सेंटी नीलेज की यहीं पर चर्चा की थी। बड़ा अच्छा लेख मैंने पढ़ा था, जीवन भर याद रखने वाला लेख। तो बाघ, समझ गए बाघ कौन है? बाघ समाज का सबसे गुणी संपन्न और मजबूत व्यक्ति है, जिसके पास बल होते हुए भी सूअर से हार के चला गया, लड़ा ही नहीं। बोला कि मैं तुमसे लड़कर अपनी प्रजाति की तौहीन करूंगा, मैं ऐसा अब नहीं करूंगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस कल्पना चित्र को समझ लिया होगा। समझ गए? हम, कई बार ऐसे लेख होते हैं, ये लेख इंग्लिश में था, ध्यान रखिएगा, लेकिन जब इसका हिंदी प्रकाशन हुआ तो बाद में इसको बहुत लोगों ने पढ़ा, और ये भारतीय लेखक ने लिखा है। मैं आगे चलता हूं, इसमें नेगेटिव को ध्यान रख लेंगे, सेंटिनलीज को ध्यान रख लेंगे। अब आगे चलेंगे हम। कॉपी के शीर्ष पर लिखिए, सबसे टॉप पर, हाल ही में परम वीर चक्र के विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार का नया नामकरण किया गया है। हाल ही में परम वीर चक्र के विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार का नामकरण किया गया है। नामकरण किया गया है। जैसे पूर्व में, इसको याद रखना है, किस द्वीप का क्या नाम पड़ा है, पूछा जाता है आजकल, पूछा गया भी है। पूर्व में रॉस द्वीप, रॉस द्वीप। इसका नया नाम कौन बता सकते हैं? इसका नया नाम है सुभाष द्वीप, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। सुभाष द्वीप, कभी नहीं भूलना है। रॉस आइलैंड का नाम बदल गया है, सुभाष आइलैंड। इस कड़ी में एक है नील, ना दीर्घी का ल, नील द्वीप। इसका नाम रखा गया है शहीद द्वीप। शहीद द्वीप। एक है हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप। इसका नाम रखा गया है स्वराज, स्वराज द्वीप। व्यक्तित्व के नाम पर, राष्ट्रवाद के शब्द, राष्ट्रवादी शब्दों के नाम पर द्वीपों का नामकरण हुआ है। ठीक है, तीन को याद रख लीजिए, तीन काफी पूछा गया आजकल। नेक्स्ट, हेडिंग में लिखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैं आपको कुछ द्वीप दिखाता हूं इसमें, जो हैंडमेड हैं, लेकिन बहुत काम के हैं। तभी लाइन पर बने रहेंगे।
एक बार पेन ड्राइव में लेकर इसको लगा देते हैं। फॉर्मेट एरर क्यों हो गया? कमी रह गई होगी इसके फॉर्मेट में। चेक कर लेते हैं। ये द्वीप यदि खुल जाता तो ज्यादा बढ़िया होता। दोबारा से ट्राई करते हैं। फॉर्मेट का एरर आ रहा था। ये मैं आप सभी तक शेयर कर दूंगा, ठीक है? एक बार देख लीजिएगा। ये दिख रहा है क्या? थोड़ा भी दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है तो फिर सही है। एक बार इसको यहीं देख लीजिए। इसको भेज देंगे। इसको आज के क्लास के लास्ट में जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बनाया हुआ है, हैंडमेड है, लेकिन काफी ठीक है। इसमें देखिए, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है, इसमें ये आकृति देखिए किस तरह से बनी है। कोको द्वीप म्यांमार है, याद रखना है इसको। कोको द्वीप म्यांमार, ये अंडमान निकोबार समूह का हिस्सा है। कोको द्वीप याद रखना है। एक दूसरा जो द्वीप है वो है नारकोंडम। अभी लिखवाए थे बैरन और नारकोंडम के बारे में, सबको याद होगा। सक्रिय ज्वालामुखी बैरन, तो उसी के साथ है एक नारकोंडम, जो भारत का हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। आकृति कैसी है वो देख लेंगे। एक है उत्तर अंडमान द्वीप, जो अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है। एक है बैरन द्वीप, जो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का, इसको याद रखिएगा। उसके बाद उत्तर अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप,
ये इसी में आते हैं, इसको ध्यान रखना है। और इसी कड़ी में ध्यान रखना है कि स्वराज द्वीप, अभी अभी आपने हैवलॉक द्वीप के बारे में पढ़ा था कि हैवलॉक का नाम क्या रखा गया, स्वराज द्वीप रखा गया, उसको याद रखना है। दक्षिण अंडमान और रॉस द्वीप, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप पड़ा है, पोर्ट ब्लेयर के पास है, इसको ध्यान रखना है। शहीद द्वीप, जिसका पहले नाम था नील द्वीप, इसको भी याद रखना है। और आपको याद रखना है एक और द्वीप है, लिटिल अंडमान, छोटा अंडमान द्वीप, जो इसी में पड़ता है। इसके नीचे है 10 डिग्री चैनल, नक्शे में देखिएगा बाएं से दाएं की ओर एक लकीर बनाई हुई है नीचे में। यदि मैप में उस लकीर को आप देखना चाहेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं। इसके बाद एक डॉट डॉट लाइन है 10 डिग्री से 10 डिग्री को मिलाते हुए, ऐसे उस लाइन के ऊपर ये द्वीप है। कभी चर्चा भी कर दिया था मैंने कि 8 डिग्री मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, 10 डिग्री अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और 9 डिग्री क्या करता है, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से जोड़ता है। तो वही 3 डिग्रीज को याद रखना है। यहां भी 10 डिग्री है, देख लीजिए। 10 डिग्री अंडमान से निकोबार को अलग करता है, यानी इसके ऊपर जो है वो अंडमान का हिस्सा है, इस लाइन के नीचे जो है वो निकोबार का हिस्सा है। अब अंडमान में एक बार दोबारा दोहराते हैं, अंडमान में क्या सब है, कोको, उत्तर अंडमान, नारकोंडम, बैरन, मध्य अंडमान, स्वराज, शहीद, लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर तो है ही राजधानी, दक्षिण अंडमान, रॉस द्वीप, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। निकोबार की बात करते हैं, कार निकोबार, मलक्का, तरासा, नैनकोरी, लिटिल, जिसको लिटिल निकोबार भी कहते हैं आप, ग्रेट निकोबार द्वीप, और एक तरफ आ जाएंगे थोड़ा सा बाएं तो कच्चल द्वीप है, और सबसे नीचे में भारत का दक्षिणी बिंदु है, जिसका नाम आपने पढ़ा है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट आपको शायद यहां ना भी दिख रहा हो तो पीडीएफ भेज देंगे, देख लीजिएगा वहां पर, जो भारत का सबसे सदर्न पॉइंट है, दक्षिणी बिंदु है। लेकिन समुद्री नोक का दक्षिणी है, लेकिन जो जमीन के नोक का है वह कन्याकुमारी है, इसको याद रखिएगा, दिखवा दिए थे। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिण इंदिरा पॉइंट, पूर्वी वालांगू या किविथू, याद रखिएगा, और पश्चिमी सरकड़ी गुजरात। ये तो भारत का लास्ट पॉइंट है, लेकिन जमीन का जो लास्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है, इसको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें यदि आप आज लिख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आज की कक्षा को समाप्त मानी जा सकती है। इसमें कुछ और बातें अगले क्लास में लिखवा देंगे, जैसे एक लक्षद्वीप के बारे में और कुछ अंडमान के बारे में जो विशेष बातें हैं उसको अगले क्लास की कड़ी में रखेंगे, बड़ा क्लास होगा उसके रिगार्डिंग। तो आज मैं कक्षा को यहीं समाप्त करने की घोषणा करता हूं। कल भी क्लास चलेगी, परसों भी क्लास चलेगी, डेफिनेटली चलेगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा फिर से फ्री हो रहा हूं अपने विभागीय कार्यों से। तो कल आप सभी एक बार याद करके आएंगे। लक्षद्वीप और अंडमान जैसे ही पढ़ाई, अंडमान तो पढ़ भी लिया है आज, लक्षद्वीप में मेन बातें बची हुई हैं, उसको देख लेंगे, चैनल को देख लेंगे, 8, 9, 10, 11 को देख लेंगे। उसके बाद चलेगा पठार, पठार के बाद शायद टॉपिक ही समाप्त होने पर होगा, तो फिर किसी नए चैप्टर को जगह देंगे। मैथ में पार्टनरशिप चल रहा था, पार्टनरशिप में 10 सवाल मैंने छोड़ दिया था, उसको अपने स्तर से फिलहाल देखिए, किसी एक क्लास में उसको बना लेंगे। और मैथ में अगला चैप्टर होगा एलिगेशन, मिश्रण, और मिश्रण के बाद एलसीएम एचसीएफ चलेगा। फिर रीजनिंग के 3 चैप्टर पढ़ाए हो जाएंगे, अल्फाबेट, उसके बाद डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन, तीनों पढ़ा देंगे, तीनों के सेट तैयार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूं। शुभ रात्रि।